नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ज्ञानवापी मामले को सुना जाए या नहीं, इस पर वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति वाली याचिका सुनने लायक है। साथ ही इस केस में 1991 का पूजा स्थल कानून भी लागू नहीं होता है। कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, वहीं मुस्लिम पक्ष मायूस दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है और मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के फैसले पर आपत्ति क्यों है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हर हर महादेव का नारा लगाए, हर हर महादेव की बम बम बोलाए। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति वाली याचिका सुनने लायक है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष कोर्ट के फैसले से खुश है। उसे लगता है कि कोर्ट के फैसले से ज्ञानवापी केस में आगे के दरवाजे खुल गए हैं। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। आज प्रकृति भी खुश है, आज हमारे शिव भी हमारे साथ हैं। आज हमारे काशी हालांकि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट दिख रहा है, इसलिए वो जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब दूसरे मामले भी तूल पकड़ेंगे। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ताओं का भरोसा भी बढ़ गया है। उनका मानना है कि मथुरा के मामले में भी 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होगा। आज का ये फैसला अभूतपूर्व है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला अप्लाई ही नहीं करेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमने वहाँ से मंगा रहे हैं और कल हमारी तारीख है 16 तारीख को उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट पे दाखिल करेंगे। बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। हम कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है, तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। अब कोर्ट श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत देने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई करेगा। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी। सवाल यह है कि क्या वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी केस का आधार तय हो गया है? क्या यह माना जाए कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है? क्या इस केस का आधार मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर भी दिखेगा? और क्या अब 1991 के पूजा स्थल कानून को चुनौती देने का रास्ता खुल गया है? तो ढेर सारे सवाल यहाँ पर हैं और आज जो उन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, प्रयागराज टाइम्स के संपादक अनुपम मिश्रा, इस्लामिक स्कॉलर
अलीमुद्दीन असादी और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सांखला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि फैसला आ गया है, हिंदू पक्ष इससे खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है, इसलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। पवन राव अंबेडकर, अभी हम ओवैसी साहब को सुन रहे थे, हमने जो पूरी स्टोरी देखी उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा करके तो अब हम पीछे जाने की बात कर रहे हैं और इससे डिस्टेबलाइजेशन होगा। क्यों लग रहा है उनको ऐसा, या आपकी पार्टी को ऐसा? नहीं भट्ट साहब, देखिए अभी आपने जो है अपने प्रोमो में दिखाया है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मथुरा की बात उसने उठा दी। हमारा जो एप्रीहेंशन है वो यही है कि जो आज का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर, पहली बात तो इस देश के कानून, रूल ऑफ लॉ को दबाते हुए ये ऑर्डर दिया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस ऑर्डर का बहुत ही गलत असर जाएगा। ये आने वाले भविष्य आप देखेंगे कि इस देश में हम प्रगति की बात करते हैं, वो प्रगति जो है धार्मिक प्रगति के आधार पर हम चलना चाहेंगे क्या, ये हमें तय करना है। मैं आपको एक कोटेशन आपको बता देता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है एम सिद्दीक के मामले में, दिस अगस्त 1947 is crucial because on that day we are supposed to have emerged as a modern, democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once for all। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मखौल उड़ाया गया है और रूल ऑफ लॉ को साइड में करके जो है व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होगा, यह हम कहना चाह रहे हैं। जी, पर आज का जो भी आदेश आया जिला अदालत से, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश या निर्देश के अनुसार ही वहां पे सुनवाई हुई और उसके बाद ही आया है। खैर, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन विजय शंकर तिवारी साहब, अब हिंदू पक्ष का कहना है कि ये उनकी जीत है। अभी हमने किसी को ये भी कहते हुए सुना कि अब वो इसके लिए जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर भी अब इसी आधार पर दावा करेंगे दोबारा से। देखो, जिसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं है। न्यायालय ने वो सुनाया है जो उनके पास साक्ष्य थे। और जैसा हम पहले भी कहते थे कि 1947 में जो इनका स्टेटस है मंदिर का, वहाँ पर पूजा होती थी। और ये तो जब सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद तो सारे देश ने सब कुछ देख लिया कि अंदर क्या क्या था। वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे, जितना वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग मिला, जो आकृतियाँ मिली, जो भी धार्मिक चिन्ह मिले, और वो इस सारे विषय को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने खोल कर रख दिया। और जबकि ओवैसी साहब तो केवल एक आड़ उनके पास यही थी, 1991 एक्ट की बात बार बार करते थे, उनको पता था बाकी तो उनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा। और कम से कम आज की अदालत के जो आदेश हैं, जो न्याय है उनका, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मुस्लिम पक्ष का दावा है वो ठीक नहीं है। अभी अम्बेडकर जी एक बात कर रहे थे कि विकास और युद्ध होगा, तो जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आया था तब भी विकास की बात होती थी। तो क्या उसके पास विक्रांत नहीं बना, उसके बाद तेजस नहीं बना, उसके बाद भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई, भारत ने नई नई टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां प्राप्त नहीं की। तो जो विकास है और जो आस्था है, दोनों कोई किसी को काटते नहीं, दोनों पैरेलल चलते हैं। इसलिए तर्क में ये कभी हमेशा लाया जाता नहीं, आप धर्म की बात कर रहे हैं तो विकास की बात करिए। विकास अपना होता है, आस्था अपनी होती है। और ये जो पक्ष आया है कोर्ट का, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और ये सारे देश में सद्भाव बनाने का ये काम करेगा। ओवैसी साहब केवल कहते हैं लिटिगेशन बढ़ेगी और देश में और क्या क्या होगा, तो इसका मतलब इनके मन में है कुछ कराने का। जी ठीक है, अम्बेडकर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि विजय साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब है कि ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इस कानून को जो है दरकिनार करते हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे, हम तो कानून की बात करते हुए आए हैं और कानून की ही बात कर रहे हैं। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाईपास करके जो है इस देश में जो धर्म है
धर्म को बढ़ावा दिया है और लोगों में विकास की भावनाओं को खत्म नहीं, लेकिन करके ये किसने बाईपास किया? ये भी तो आदेश को ये मन से थोड़ी दे रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, ये तो कोर्ट से आया ना। मैं भट्ट साहब, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश बता दे रहा हूं। पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जो है पिटीशन डाली, और उस पिटीशन को लेकर के हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने क्या कहा? जुडिशियल इंथुजियाज्म should not obliterate the profound responsibility that is expected from the court below. Court below और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने 9 सितंबर 2021 को ये आदेश पारित किया और उस पिटीशन को स्टे किया। लेकिन अचानक 2022 में अप्रैल में ऐसा क्या बदल गया कि जिससे उसी हाई कोर्ट ने उस आदेश को फिर से मना कर दिया, रोका नहीं और इस प्रकरण को आगे बढ़ने दिया गया। हम ये समझ सकते हैं कि इस देश में आज जब हम पहले बात करते थे डेमोक्रेसी की, हमें बात करते थे जुडिशरी की, तो कमिटेड जुडिशरी की जगह पर अब डिटरमाइंड जुडिशरी का ये चलन चालू हो चुका है, जो सरकार के साथ और साथ चलना चाहता है। तो आप ये कह रहे हैं, तो फिर अभी आपने कहा कि हमको तो कानून में विश्वास है, भरोसा है, तो ये बात तो फिर आप अपनी बात से गोल घूम गए। खैर ठीक है, मैं एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन। जी। मैं एक कोटेशन करता हूं द वायर का। वी वेंकटेशन ने 23 मार्च 2021 में ये लिखा, एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट। इज सुप्रीम कोर्ट अनविटिंगली हेल्पिंग सेंटर विद प्रॉक्सी लेजिस्लेशन? दिस इज नॉट माय, ये मेरा शब्द नहीं, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। लेकिन पढ़ के आप ही बता रहे हैं तो हम आप ही के मानेंगे। आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं ना। खैर मैं इंडोर्स इसलिए जी। मैं भट्ट साहब इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं कि जुडिशरी अब रूल ऑफ लॉ के आधार पर नहीं, धार्मिक भावनाओं और व्यवस्था के आधार। ठीक है, कपिल सांखला साहब है हमारे साथ। कपिल जी, ये बड़ी बात है, पवन आंबेडकर साहब कह रहे हैं, सीधा आरोपी लगा रहे हैं कि देश की जो जुडिशरी है अब वो कानून संहित नहीं चल रही है, अब वो जनभावना के हिसाब से चल रही है या किसी प्रेशर के तहत चल रही है। मैं कुछ मिनटों के लिए बड़ा खुश था कि एमएम की तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो चिल्ला नहीं रहे हैं और बहुत लॉजिक पे बात कर रहे हैं, पर मुझे बहुत खेद है कि अब जो उन्होंने बोला वो बहुत ही छोटी बात बोली और बहुत ही गलत बात बोली। देखिए, अगर ऑर्डर इनके फेवर में होता तो ये कहते जुडिशरी बहुत बढ़िया है, बहुत नेक है, बहुत बढ़िया है। आज जुडिशरी ने, एक मिनट अम्बेडकर साहब मेरी बारी है, आज जुडिशरी ने कोई ऑर्डर करा, सही करा गलत करा अलग बात है, लॉ पे करा नहीं करा वो अलग बात है, बट टू से कि जी जुडिशरी छोटी हो गई है या वो प्रॉक्सी लिटिगेशन की मदद कर रही है या वो सेंटर की मदद कर रही है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और अगर ये इशू किस लिए आ रहा है, एक बड़ी छोटी सी बात थी, 5 महिलाओं ने एक सूट फाइल करा और उसमें ये बोला कि जी हम यहाँ पे पूजा करने जाती थी और हम बहुत सालों से पूजा कर रही हैं, हमारी पूजा को रोका गया, हमें पूजा करने दिया जाए, दैट इज दी सूट, दैट इज ऑल, इससे बड़ी कोई बात नहीं। उस सूट को सुप्रीम कोर्ट के पास गई, उन्होंने उस मैटर को वापस भेजा और वहां पे जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। पर ऑपोजिट पार्टी ने, सर एक मिनट रुकिए, ऑपोजिट पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई। वो एप्लीकेशन क्या होती है कि जी सूट को नहीं सुना जाना चाहिए, सूट को अभी खत्म कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, सूट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस सूट को आगे सुनो। ये वैसे ही बहुत रेयर होता है जब पार्टीज की सूट जब फाइल करा जाता है, बहुत कम होता है कि कोर्ट इसे अलाउ करती है। बहुत ही कड़े मापदंड होते हैं ये बोलने के कि आपको हम सुनेंगे नहीं, आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं देंगे, आपके मैटर में कुछ नहीं है, आप घर जाइए, बहुत ही रेयर होता है। ये साहब सिर्फ एक मिनट अम्बेडकर जी बोलने दीजिए ना उनको। सांखला साहब सिर्फ एक, मैं सिर्फ लॉ की बात करता हूँ। अम्बेडकर साहब, मैंने आपको रिस्पेक्ट करा, आप मुझे करेंगे क्योंकि आपने मेरी कोर्ट के बारे में कुछ, इसलिए मैं बोलूंगा। तो देखिए 7-11 की जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही रेयर एडमिट करी जाती है, ज्यादातर वो डिसमिस की होती है, क्योंकि कोर्ट ये बोलता है भैया हम एक पार्टी को सुने तो एविडेंस तो लाने दें, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। तो ये होता है कि अगर कोई एकदम अनडिनाइबल प्रूफ होता है, और इसमें 7-11 में क्या बोला गया कि जी ये सूट बार्ड है बाय लॉ, आप इसे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो उसमें ये क्या कहते हैं सेक्शन 4 कहता है कि ये मैटर सूट में नहीं सुना जा सकता। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को आज डिसमिस कर दिया, बोला नहीं हम एविडेंस देने देंगे, आप ट्रायल पे आइए, क्योंकि, और ये लिखा नहीं है, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं,
क्योंकि उस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कन्वर्ट नहीं हो रही है तो ये सूट सुना जाए, तो वो सूट उस पर बनता है। अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो सूट उसमें बनता है। अगर वो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आता है तो सूट बनता है। अगर ये औरतें कह रही हैं वहां पे पहले ही पूजा करनी है तो कन्वर्जन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से अगर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आज डिसमिस हुई है तो उसमें कोई हाई तौबा मचाने की बात नहीं है। 99% वो डिसमिस ही होती है नॉर्मल सूट्स में। ठीक है। तो इस वजह से अंबेडकर साहब का आज तोहमत लगाना जुडिशरी पे, चूंकि उनकी एक एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इनिशियल नहीं, मैं अंबेडकर साहब आऊंगा, अभी और भी मेहमान है, मैं आपके पास भी आऊंगा और वक्त भी हमारे पास। असादी साहब जो अभी बात कह रहे हैं यहाँ पर कपिल जी कि वहां पर 1992 तक तो वर्शिप होती थी, रेगुलर होती थी, उसके बाद वो किन्हीं किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई। अब उस पूजा को ही तो दोबारा शुरू करने की बात थी, उस पर इतनी आपत्ति क्यों? ये देखिए, जिस तरह मैंने संयम से सबको सुना है इसी तरह मुझे भी सुनने की संयम, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए साहब, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना समय इनको दिया है। हाँ, तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको, 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, उस वक्त हुआ, उसमें कहा जो धार्मिक स्थल है उनकी जो स्थिति है यथायथी वो बनी रहेगी। अगर हमारा संविधान, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इस बात का ऐलान करता है, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है मंदिर रहेगा, तो फिर ये वायवेला क्यों? फिर जब बाबरी मस्जिद का केस 1949 में दोबारा शुरू हुआ और उसके अंदर भी निचली कोर्ट ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया, उसी तरह का परिचय आज हमें मिल रहा है। हम कोर्ट पर, पूरा न्याय पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये सोची समझी साजिश है लोअर कोर्ट की, सेशन कोर्ट की। इसके लिए अभी जिस तरह का जश्न का माहौल, जितना खुशी का और हर्षोल्लास का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, केवल और केवल ये इलेक्शन के लिए बनाई जा रही है। 3 प्रदेशों में इलेक्शन है, जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और अनेक और प्रदेश हैं। वहाँ के जो इलेक्शन है, तब भी इलेक्शन का समय आता है, कोई ना कोई इशू जल्दी से उसको उठाकर, बैठाकर, सजाकर टेबल पर, सदन पर रख दिया जाता है, ताकि हिंदुस्तान में अक़लियतें और अक्सरियत दोनों लड़ती रहें और आपस में प्यार से उन्नति की बात न करें। दूसरा सवाल ये है, अभी कोर्ट ने ये कहा है, सिर्फ सेशन कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने, कि ये सुनने लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये खुशी और मिठाई बांटी जा रही है, ये प्री प्लानिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी जो है जिला जज का जो फैसला आया है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा पूरा न्याय पर भरोसा है। अभी अपील होगी, हम लोग जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, वहाँ जाकर हम अपनी सदर पैटर्न पर फैसला रखेंगे और अपनी बात रखेंगे। जिस तरह अभी भट्ट साहब आप कह रहे हैं हमारी हार हुई है, हमारी हार नहीं हुई है। हम पुलिस ऑफ वर्सेस एक्ट 1951 की भी बात करते हैं। श्रृंगार गोरी की जो दीवार है वो मस्जिद से बाहर है, वो उस दीवार से लगा हुआ वक्फ एक्ट के तहत वो जमीन हमारी है, तो वो कैसे नहीं आएगा वो उसके अंदर उस 1991 के फैसले में। लेकिन असादी साहब, मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि जब 1992 तक वहां पूजा हो रही थी, उसके बाद क्या हो गया? 93 तक, आप बाद में मत कहिए, मैं तो मानता हूँ 93 तक चली। हाँ, लेकिन किसने रोका? हाँ, किसने रोका? हमने रोका क्या? हम पर मुरीदर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हमारे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप पूछिए ना उस वक्त की सरकार से, हमने नहीं लगाया। रहा सवाल ये मस्जिद के अंदर तो कोर्ट तो असादी साहब इसीलिए तो कानून का रास्ता चुना है। कोई आके अपने मन से पूजा पाठ तो नहीं करने लग गया, किसी ने कोई इस धार्मिक स्ट्रक्चर को तो कुछ हाथ नहीं लगाया, उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। उसमें क्या दिक्कत है? ये समझने का विषय, ये समझने का विषय। आप हमारी मस्जिद में घुस के सर्वे कराते हैं क्या? आपने किसी मंदिर का सर्वे कराया? नहीं, तो आपको आपत्ति किस बात पर है? आपको आपत्ति पूजा पर है या आपको आपत्ति सर्वे पर है?
नहीं नहीं, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है पूजा पे। हमें केवल आपत्ति इस बात पे है हमारी मस्जिदों के, हमारे मदरसों के सर्वे क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्टैंड है? ये मुल्क हमारा है, हमने 900 साल से हुकूमत करी, हमने नहीं, मुल्क तो सबका है, उसमें तो कोई देखिए दोराई नहीं है कि ये मुल्क किसी पर्टिकुलर का है। यहाँ तो ये बात कभी आई भी नहीं है। देखिए यहाँ तो ये बात कभी आई भी नहीं है कि मुल्क इनका है कि मुल्क उनका है। ये अभी गिरिराज किशोर जी, गिरिराज जी जो केंद्र में मंत्री हैं, वो किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हमारा स्थान मक्का और मदीना शरीफ है तो हमारी आस्था है वहां। नहीं, वो अपने स्थान की बात कर रहे हैं, वो अपनी आस्था की बात कह रहे थे। उन्होंने शब्द मक्का और मदीना का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी आस्था वहां नहीं है, तो वो अपनी आस्था की बात कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं मेरी आस्था काशी मथुरा में है। जी हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कभी। चलिए ठीक है, अनुपम मिश्रा साहब, अब मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि आप, मुझे लग रहा है कि शायद पूजा नहीं, उनको ज्यादा आपत्ति इस बात की कि वहां सर्वे क्यों करा रहे हो आप? विपिन जी देखिए, मैं जो कुछ कहूंगा तथ्यों के अनुसार कहूंगा, लेकिन जब तक मेरे तथ्य ना गलत हो ये मुझे टोके ना। और जैसे कह रहे हैं मत, और की तो अजीब सी बातें शुरू हो गई कि हमने 900 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। 900 साल कुछ चंद मुगल खानदानों की हुकूमत की, और उसमें उसको मुसलमानों की हुकूमत कहना अपने आप में इतिहासकार भी नहीं मानते। खैर उनका अपना बात करने का अंदाज है। देखिए मोटी सी बात ये देखें कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहता क्या है। वो एक कि जिस जमाने में बाबरी मस्जिद में कार सेवा हुई, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने गोली चलाई, तमाम कार सेवक मारे गए, उसके चलते हुए एक बहुत एक तनाव का माहौल हो गया। और उसी दौरान इसको 93 में बाबरी मस्जिद गिरने के पश्चात यहाँ पे श्रृंगार गौरी की जो पूजा हो रही थी वो बंद कर दी गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ पे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर में जो पूजा पद्धति अपनाई जा रही थी वही चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पे 1993 तक पूजा हो रही हो तो आप उस पूजा को एकदम से आर्बिट्रेरीली आपने रोक दिया तो लोग क्या करेंगे? तो लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि हाँ साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि मस्जिद है मुसलमानों की और वहां पे ज्ञान वापी मस्जिद है, वैसे तो आपने ज्ञान वापी नाम से कौन सी और मस्जिद हो सकती है सोचने की बात है, लेकिन उनका चूंकि वहाँ ज्ञान वापी मस्जिद है और लोगों को वहां पे एतराज हो रहा है आपकी पूजा से, और उनको लगता है कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है और यहाँ पे भी कोई बवाल हो सकता है, तो ऐसा करिए कि आप नवरात्र एक दिन साल में 2 बार पूजा कर लिया। तो एक जाहिर सी बात है कि उसमें एक सवाल यह है कि अगर हमारा मंदिर वहां पे है तो हम साल में 2 बार क्यों पूजा करें, 365 दिन क्यों ना करें? और अगर मंदिर वहां पे नहीं है तो हम 2 बार भी क्यों करें, हम करें ही क्यों? तो इसके चलते उन्होंने एक याचिका दायर की। और जैसा कि एक हमने देखा राम जन्मभूमि केस में भी देखा है, और अशोक सिंघल आपको याद होगा उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हिंदुस्तान के, अब आप देख रहे हैं कोने कोने से इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं, अलग अलग जिलों में इस तरह की डिमांड्स उठ रही हैं, याचिकाएं दायर हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि साहब हमको काशी, मथुरा और अयोध्या के ये 3 हमारे टेम्पल्स लौटा दिए जाए तो हम पूरा इसको हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में एक समझौता कर लेंगे, आगे कोई मामला नहीं उठेगा। पर उन्होंने तो कोई भी एक भी मंदिर को या एक भी मस्जिद को कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने, कुछ महिलाओं ने इजाजत दी, कोर्ट पे गई, वो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी और हमारे यहाँ पे कुछ विग्रह हैं, हमारी कुछ मूर्तियां हैं। वो देखिए उससे पूजा की इजाजत नहीं मांगी गई उसने बढ़ता, उस पे साथ साथ वहां पे जो मूर्तियां हैं उनको सुरक्षित रखने की भी याचिका है। और अब चूंकि वहां पे सर्वे हो चुका है और वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया है जिसको कुछ लोग कह रहे हैं शिवलिंग है और कुछ लोग कह रहे हैं फव्वारा है, तो अब वो भी उसमें शामिल हो गया है। और हमने देखा कि जो हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु जैन, वो इस बात को पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि उनकी 2 डिमांड्स हैं। एक तो ये कि श्रृंगार गौरी की पूजा पहले की तरह नियमित हो, और दूसरे वहां पे जो विग्रह हैं, जो मूर्तियां हैं, उनकी सुरक्षा हो। एक बात मुस्लिम पक्ष लगातार कहता रहा कि साहब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मना होना तो बहुत दूर की बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको सपोर्ट करता है। वो कहता है कि अगर 1993 तक वहां पूजा हो रही तो होनी चाहिए, 15 अगस्त को हो रही थी, 1947 में तो होनी चाहिए। आप देखिए एग्जैक्टली यही मामला कृष्ण जन्मभूमि और वहां पे हो रहा है
वहां पे भी लगातार सुनवाई में ये हाल हो गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश किया है, यदि मुस्लिम पक्ष सुनवाई में हाजिर नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें एक्स पार्टी फैसला कर सकती है, एक्स पार्टी सुनवाई कर सकती है। ठीक है तिवारी साहब, तो अभी जो मिश्रा जी भी एक जिक्र कर रहे थे, अशोक सिग्गल साहब की इन्होंने बात की। थोड़े दिन पहले हमने आरएसएस प्रमुख को भी कहते हुए सुना कि आपको हर जगह क्यों देखना है शिवलिंग और क्यों इस तरह की बात करनी है। मतलब बात एक समन्वय वाली हो रही है। क्या मुस्लिम पक्ष इसको सीधे अपने ऊपर हमले के तौर पर ले लेता है? ये बातचीत से हो सकता है, या आपसी समन्वय से भी हो सकता है, लेकिन क्या जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसे सीधा का सीधा आप अपने धर्म पे हमला मान लेते हैं? तिवारी साहब, मैं आपको चलिए शायद कुछ ऑडियो का इशू है, हम आते हैं आपके पास। तो मैं कपिल सांखला साहब ये सवाल आपके पास लेकर आता हूं कि जो बात अभी ये भी कह रहे थे कि अशोक सिंघल ने भी इस तरह की एक बात रखी थी, थोड़े दिन पहले भागवत साहब को भी सुना। क्या अब मुस्लिम पक्ष एकदम से इसको ये मान लेता है कि बस ये मेरे ऊपर इस देश के अंदर सीधा हमला ही है और ये सरकार अभी जो है ये मेरे विरोध में ही खड़ी है? इतनी अनफॉर्चुनेट बात है ना ये कि जो नेता हैं कुछ, वो अपनी रोटी पकाने के लिए इस तरह के कमेंट्स मार देते हैं और जो बेचारे लोग होते हैं पब्लिक, वो बेवकूफ बन जाते हैं। मैं सुन रहा हूं कहीं पे लिखा हुआ था कि एक आयूब साहब ने कहा एवरी डे अ बाबरी, एवरी डे अ ट्रिगर, और वासी साहब ने कहा दे मस्ट नो दैट वी विल नॉट लूज एनी मोर ऑफ आवर मॉस्क, वी नो ऑल योर टैक्टिक्स। अरे आप कोर्ट में गए हो, ये कोई रिट नहीं है जहां पे सरकार से आप लड़ रहे हो, बोलते हो भैया सरकार से नहीं जीत सकते। 5 लेडीज जो एक परचून की दुकान चलाती है, दूसरा ब्यूटी पार्लर चलाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने एक केस फाइल करा कि जी हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे, हम यहाँ पे पूजा करने आते थे, हमें जब इन्होंने तंग करना शुरू करा तो हमने ये सिविल सूट फाइल करा। सिविल सूट बेसिकली 2 लोगों के बीच की लड़ाई होती है। लड़ाई बेसिकली ये होती है कि जिसका पल्ला भारी है, जो ज्यादा एविडेंस लेकर आएगा वो जीतेगा। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि जी एविडेंस नहीं सुनने देना चाहिए। इनको ये तकलीफ थी कि जी कोर्ट ने ये बोल दिया एक काम करो आप जाके मौके पर देखकर आ जाओ कि वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है। सिविल केसेस में हर 200-300 केस में एक केस जरूर ऐसा होता है जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है, जहां पे कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करता है जो जाके वहां पे जाता है और अपनी रिपोर्ट फाइल करता है, क्योंकि जज साहब तो नहीं जाके देख सकते, तो वो उनकी आंखें होता है जो जाके जाता है, फोटो लेता है, फोटोग्राफिक एविडेंस, और अपने ठप्पे के साथ फाइल करता है कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये मौके पे मैंने देखा, ये मेरे हिसाब से सच है। आप उसको चैलेंज कर सकते हो या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ये लॉ है। और ये पता नहीं कितने ही करोड़ों, हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों केसेस में हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, हिंदुस्तान में, इंडिया में, बड़ी दिल्ली में बड़ी नॉर्मल बात है ये होना। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि आज ये इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, ये जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, फिर आप कहते हैं हम किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे, ये ट्रिगर है। किस चीज का ट्रिगर बोल रहे हैं? अगर ये बोल रहे हैं कि आप डर जाओ तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आप इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक जनाब कहते हैं कि जी हमने पहले 1947 में, मैं आऊंगा साथी साहब आपके पास, आऊंगा आपके, मेरे पास है सवाल, आपके पास ही आऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब इन्होंने दिया। संविधान में जो हमें अधिकार मिला है उस पर असादी साहब एक छोटा सा सवाल है। आप चूंकि यहाँ पर सबसे बुजुर्ग भी हैं और सम्मानीय व्यक्ति तो हैं ही, सब सारे के सारे गेस्ट, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। और वो ये कि देखिए, आप अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे। देखिए, हिंदुओं की अपनी आस्था है, राम जन्मभूमि में उनके आराध्य देव है, उनसे उनकी आस्था है, काशी विश्वनाथ वहां पे उनकी आस्था है, कृष्ण जन्मभूमि। ये तो नहीं कहा जा रहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं उनको तोड़कर मंदिर बना दीजिए। अगर आस्था है और उसका पुराना इतिहास इस तरीके का रहा है, तो क्या वहां पर उनको उनकी पूजा का हक या उनके आराध्य का मंदिर बना देने में अगर आप राजी भी कर जाते, मैं बहुत अलग, मैं कानून से अलग बात कर रहा हूं, दीन धर्म से अलग बात कर रहा हूं, सिर्फ भाईचारा का जो आपने उस समय कहा, तो उसमें क्या दिक्कत है? बताइए, आपको क्यों उसमें राजनीति लगती है हर बार? देखिए, नहीं मुझे नहीं, मैं सुन लीजिए आप जी। अभी बदायूं की जामा मस्जिद जो शम्स तबरेज़ ने बनाई है, वहां मंदिर का दावा कर दिया, ताजमहल में मंदिर का दावा कर दिया,
ये क्या है? ये तो ताजमहल के दावे को किसी ने मान लिया क्या? वो संविधान बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया संविधान, उस पर चलने की कोशिश कीजिए ना, आप उस पर चलने की कीजिए, या कि आप ब्रिटिश साम्राज्य के चलेंगे, बांटो और राज करो, ये नहीं चलेगा अब हिंदुस्तान। अरे पर असादी साहब, मैंने जो सवाल किया, मैं तो एक भाईचारे वाली बात कर रहा हूं। मैंने जो आपसे सवाल किया कि भाईचारे वाली बात मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दूसरी जगह पे। आप उंगली पे गिना दीजिए, चलिए 10 से ऊपर। हजारों मस्जिद होगी ना इस देश के अंदर। आपको संभल की जामा मस्जिद है, अरे संभल की जामा मस्जिद है, औरंगाबाद की मस्जिद है, आप सुनिए ना, आप ताजमहल में जामा मस्जिद है, आप वहां बधाइयों में, दिल्ली में हमारी कई जगह है जिनमें मंदिर बना दिया गया है हमारी मस्जिदों में। हम तो कभी सवाल भी नहीं करते, हम तो कहते हैं हमारी मस्जिदें जो हैं उनको वागुजार कर दीजिए। नहीं, आप अगर कुछ आपके इधर पे गलत हुआ तो सवाल कीजिए ना, किसने मना किया? लेकिन मैंने एक अलग बात कही है साथी साहब, और आप करते तो जब ही है ना भाटी साहब, भट्ट साहब, करेंगे तो सवाल जब भी हम, जब राजा सुनने की क्षमता रखता हो। ठीक है तिवारी साहब, क्या हिंदू पक्ष मुस्लिम को सुनना ही नहीं चाहता? ये ऐसी बात बोल रहे हैं, क्या हिंदू पक्ष मुस्लिम को सुनना नहीं चाहता या मौजूदा सरकार सुनना नहीं चाहती? नहीं, देखिए विष्णु जैन साहब, उनके फादर जिस तरह का वातावरण बना के राजनीति करना चाहते हैं वो हिंदुओं की समझ में आ गया है, इनको अलग कर दिया था, ये फिर प्रकट हो गए। तिवारी साहब, सुनवाई के लिए एक्सेप्ट हुआ। विजय जी, तिवारी साहब क्या हुआ है अभी? क्या मैं जी, हाँ जी, मेरा यही है कि क्या मुस्लिम पक्ष में बिल्कुल चश्मे से ही देखने लग गया है चीजों को, अब वो बिल्कुल मानने, उसको ये लग रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है उसके धर्म पे सीधा सीधा आक्रमण है। देखो, बहुत सीधे समझने की आवश्यकता है। ये लगता है ना, ये हम नमाज पढ़ने जाते हैं, असादी साहब उनको बोलने दीजिए, हाँ तिवारी जी। देखो, बहुत सीधे बात है, बहुत सीधे बात है। इनको किसी भी ये जो भाईचारा, तहजीब, गंगा जमनी, सब इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो इनको केवल कितनी अधिक से अधिक जमीन इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड के अंदर ला सकते हैं, ये इनका प्रयास रहता है। ये लूटी हुई जगह है, तलवार के बल पर जगह है। अरे भाई तिवारी जी, करोड़ों अरबों रुपए की जगह वो दे दो ना हमारी, जो एक्वायर कर रखी है आप लोगों ने, आ गए हमारी जगह। असादी साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तिवारी से सुनना हो, मैं सुन लीजिए। आप जब इस तरह का विषय छेड़ेंगे, नहीं, मैं आप नहीं तो आप अपने टाइम पे बोलिएगा, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। अभी तक तो आप ही बोले, उनकी तो आवाज ही नहीं आई। ये सुन लीजिए। देखो, ये अब इनको ये पता नहीं है कि ये अब भारत, ये 1669 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। आज तलवार और बातें, आप तर्क के साथ बात करिए, कुतर्क मत करिए। ये हजारों साल से भारत है, कितने इनकार कर रहे हैं? क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत? असादी साहब देखिए, आप बोल रहे थे, किसी ने टोका नहीं, सबने शांति से सुना, उन्हें बोलने दीजिए। क्या दिक्कत है? ये इतिहास कहता है कि लूटी हुई जगह है ये औरंगजेब ने कोई बाबर ने, ये सारा का सारा देखो। असादी साहब का ऑडियो नीचे, बोलिए तिवारी साहब। आप कुतर्क कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। कुतर का कोई अभी आज ही तिरुचुल गांव, तमिलनाडु के पूरे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पाई गई है। यानी वहां अल्पसंख्यक है मुस्लिम और पूरा का पूरा हिंदू गांव है, लेकिन पूरे गांव के 1500 लोगों के गांव के पूरी की पूरी जमीन वहां पर प्रशासन से मिलकर के कैसे वहां पर वक्फ बोर्ड की हो गई। यानी ये वक्फ बोर्ड के नाम अधिक से अधिक जमीन करवाना, उसके लिए कोई देश मतलब नहीं है, इनके लिए संविधान को कोई मतलब नहीं है। इनको केवल इस देश की जमीन कैसे अधिक से अधिक हथियाई जाए, ये इनका उद्देश्य केवल है। मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ पूरे देश की आस्था का केंद्र है, और आज अगर सेशन कोर्ट ने कोई निर्णय और आदेश दिया है, उसको मानने की बजाय आप सेशन कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हमारे अंबेडकर साहब हाई कोर्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, नहीं मैं पूरे के पूरे संविधान को मानूंगा, मैं अंबेडकर को मानूंगा, लेकिन जब मानने की बात आती है तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं कहता हूं, सांच को आंच नहीं, सत्यमेव जयते। ठीक है, अंबेडकर साहब।
भट्ट साहब बिल्कुल जो है तर्कपूर्ण बातें, बिल्कुल संवैधानिक। पहली बात तो यह है कि यह देश आस्थाओं से नहीं, यह देश भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा। हमारे बीच में सांकला साहब हैं, वकील हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कुछ बेहतर बातें निकल के आएंगी जो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट के देते समय क्या एप्रीहेंशन, क्या शंका जाहिर की थी, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट इन 2019 saw the 1991 Act law as an assurance against the same methods being used elsewhere। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस एप्रीहेंशन को लेकर के अपनी बात कही थी और 1991 का जो एक्ट है उसको लेकर ये कहा था कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिसको लेकर के जो है 1992 में जो घटना हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। दूसरा बिंदु, अभी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सेक्शन 4 की बात कही गई। मैं सांकला साहब से ये जानना चाह रहा हूं, सेक्शन 4 के किस सब सेक्शन में ये कहा गया है कि ये पिटीशन एक्सेप्टेबल है और 711 का जो ऑर्डर है, जो बात कही गई है, वो मेंटेनेबल नहीं है। कोई भी सेक्शन का सब सेक्शन ये नहीं कहता है कि ज्ञानवापी का जो मामला है, मस्जिद है, वो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मेरे पास द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप इसको देखिए और पढ़िए। ये पूरी तरह से छिपाया गया है और आस्थाओं के आधार पर यह आदेश दिया गया है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का कोई भी सब सेक्शन ये नहीं कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद इससे अलग है। ज्ञानवापी मस्जिद भी इसी के अंदर आती है, जिसका कन्वर्जन और जिसका जो है रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जाना चाहिए। ये जो आदेश है, इस आदेश का क्या होगा? क्या सिर्फ यह पूजा तक ही सीमित है या इसके आगे भी कुछ होगा? मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि 1991 में जो पहला पिटीशन डाला गया था, उसके जो क्राइटेरिया थे, उसकी लाइंस को देखिए, कितनी क्या लाइन कही गई है। एक्सेस टू प्रे विद इन द मॉस्क alleging that it was built atop of the original काशी विश्वनाथ टेम्पल। वहां पर श्रृंगार गौरी का कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कही गई थी, अ ट्रांसफर ऑफ मॉस्क लैंड टू हिंदूज। दो बिंदुओं पर 1991 में जो पहली पिटीशन दायर की गई थी, उसमें किसी भी तरह का पूजा को लेकर के जिक्र नहीं किया गया है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगस्त 2021 में जो पिटीशन डाली गई है, वो कहीं ना कहीं उस मंशा को आप समझिए, इस देश में धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, तो इस देश के भारतीय लोकतंत्र को अम्बेडकर साहब, ठीक है, आपकी बात सुन ली। तो ये तो अभी जिला अदालत से आया ना, जब आप सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे कोर्ट वहां पे दे रहे हैं, तो अभी तो बीच में हाई कोर्ट पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पड़ेगा, तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। और उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिला अदालत ने अपना काम किया। मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, ठीक है। सांकला, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी सर, और यही मैंने तो उसके ऊपर सिर्फ एक बात ही कही है। सांकला साहब, क्या ये जो पूरा मामला है, ये 1991 वाला जो एक्ट है उसके इर्द गिर्द ही जाके घूमेगा, या इसमें कुछ अलग आएगा, या इस एक्ट के आधार पर ही इसमें सब कुछ डिसाइड होना है? देखिए, प्रीडोमिनेंटली क्योंकि डिफेंस जो है, उनका बेसिक एम, जो उनकी बेसिक आर्ग्यूमेंट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बेस पे ही है, और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है। पर सिविल सूट जो फाइल्ड है वो इसी फैक्टर पे चलेगा, क्योंकि इनकी रिटन स्टेटमेंट, इनकी 711 जो है, वो इसी फैक्टर पे है कि क्योंकि ये प्रोटेक्शन जो है वो इस एक्ट के तहत है, इसलिए आप इस मैटर से आगे नहीं बढ़ सकते, और वो इसी पॉइंट को प्रूव करेंगे। नाउ अम्बेडकर साहब, जिनका नाम मुझे बहुत पसंद है, हर लॉयर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होता है वो डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान की तरह मानता है, तो मैं इस तरह से उम्मीद करूंगा कि ये भी लॉ के बारे में बात करें। लॉ क्या कहता है इसमें? लॉ ये कहता है, इफ ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप existing on the 15th August 1947 is pending before any court, then no suit appeal will be filed. So the question is conversion. Conversion का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज A है, आप उसको B नहीं बना सकते। अब ज्ञानवापी by its very name is a Hindu संस्कृत हिंदी वर्ड, तो अगर आप पहली बात बोले कि कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही है, पहली बात होगी। दूसरी बात, अम्बेडकर साहब,
जब वहां पे कोर्ट कमिश्नर गए तो उन्होंने कहा वहां पे पहले ही स्ट्रक्चर और ऐसे पूजा की चीजें हैं जिससे पता चलता है कि वो एक प्रीडोमिनेंटली हिंदू स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको हिंदू भगवान या मोटिव्स मिले। अम्बेडकर साहब, मैंने आपको सुना, कृपया मुझे सुनिएगा। तीसरी बात, जो सूट फाइल हुआ वो ये हुआ कि 5 अलग अलग लेडीज ने ये कहा कि हम वहां पे पूजा करने जाती थी, हम वहां श्रृंगार करने जाती थी, हमें श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार करने दिया जाता था, जब हमें रोका गया तो हमने केस फाइल करा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कन्वर्जन का सवाल पैदा नहीं होता, वहां पे पहले ही हिंदू प्रेयर जो भी रिचुअल होते हैं वो अलाउ किए जा रहे थे, जब रोका गया उसके बाद। तो जहां तक कि आपका क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन था कि क्या ये पूरा का पूरा मामला इस एक्ट के तहत घुसेगा, तो हाँ, पहली बात ये होगी। पर दूसरा, चूंकि ये सिविल केस है तो सिविल केस में सिर्फ लीगल मापदंड नहीं, फैक्चुअल मापदंड भी देखे जाएंगे। ये देखा जाएगा कि क्या वो स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली हिंदू है, क्या वहां पे कुछ हिंदू स्ट्रक्चर्स मिले, क्या वहां पे ऐसी दीवारें मिली, ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से जो टॉपिक कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन नहीं है क्योंकि वो पहले से वहां पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के इश्यूज भी देखे जाएंगे। अभी तो काफी लंबी बैटल है, अभी तो सिविल सूट है, काफी लंबा चलेगा, देखते हैं कि क्या होगा। सिर्फ 7-11 पे आज ये बोल देना अरे हम हार गए या अरे हम जीत गए, अरे ये कोर्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, काफी लंबा है, लेट अस सी। चलिए, एक छोटा, अम्बेडकर साहब आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अब ब्रेक के बाद जो मुद्दा आके उठाएंगे वो यही है कि क्या इस तरह के सारे आस्था के जो मामले हैं उनका निपटारे के लिए हमें कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा, क्या होगा इस मामले का आगे, क्योंकि अभी तो ये जिला अदालत से मामला निकला है। क्यों ये हिंदू मुस्लिम आस्था का प्रश्न उस तरीके से बन जाता है जहां पर एक दूसरे के लिए आप तलवारें खींचने जैसी बात करते हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक को आगे बढ़ाएंगे। बात Once in a blue moon. अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में, जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है आज ज्ञानवापी पर आए फैसले की, और हम कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, इसकी पिक्चर अभी बाकी है और यहाँ चर्चा हो रही है। और अब मैं जाता हूँ अनुपम मिश्रा साहब के पास। अनुपम मिश्रा जी, सारी बात हो रही है 1990 वर्ड के द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, लेकिन खुद इस एक्ट को चुनौती मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जितनी मेरी जानकारी है। इस पे मामला चल रहा है, इस पे सुनवाई चल रही है, इसके खिलाफ एक याचिका लगी हुई है। और ऑलरेडी ये 1991, ये देखिए, शुरू से तो संविधान का हिस्सा था नहीं। 1991 में आया, किन हालातों में आया, किन मोटिव्स के साथ आया, वो भी हम जानते हैं। तो क्या ये इसकी खुद की स्टेबिलिटी उतनी पुख्ता है या इस पर भी कुछ हो सकता है?
विपिन जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए तैयार हो गया है और इस पर सुनवाई चल रही है। अब दिक्कत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सेक्युलरिज्म को ये एक्ट सुदृढ़ करता है, तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माई बाप है, और जब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसको कमिटेड जुडिशरी और डिटरमाइंड जुडिशरी कह देते हैं। तो इनको तो जब ये बड़ा अजीब से एक माहौल है जहाँ पे आपके मनपसंद फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट कानून की और संविधान की रक्षक हो जाती है, और मनपसंद फैसला नहीं आता है तो फिर वो डिटरमाइंड जुडिशरी हो जाती है। एक चीज जो मैं क्लियर से पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ विपिन जी, किसने कहा ये आपसे? आप बताइए ना, किसने कहा, किसने आलोचना करी है सुप्रीम कोर्ट की? अभी अम्बेडकर साहब कर रहे थे। कब करी ना, अभी अम्बेडकर साहब कर रहे थे बैठ के, उसको डिटरमाइंड कब करा, कह रहे थे। किस केस में करा? आप उसका हवाला तो दीजिए, कोर्ट कीजिए ना कहीं। कब करा हमने? आपके लिए नहीं। सादी साहब, इसी प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट था। ठीक है, चलिए बोलिए सर मिश्रा जी। सुनिए, दूसरी बात कीजिए ना आप। अरे आप बीच मत टोके, आप पूरा सुन लीजिए उनको सादी साहब। हाँ मिश्रा जी बोलिए। एक जो बात हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, और इसमें विपिन जी हम साकला साहब का भी व्यू चाहेंगे। इसमें जो एग्जेम्पशंस दिए हैं, ये एग्जेम्पशन क्या कहता है कि वो तमाम मॉन्यूमेंट्स, वो तमाम रिलीजियस प्लेसेस जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल एक्ट 1958 से गवर्नड है, वो सब उसमें नहीं आएंगे। ये सब एक्सेप्शन है। अब आप देखिए, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, इस साइड एक 58 में जो एक्ट बना था, इसमें जो भी मॉन्यूमेंट आ रहा है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एग्जेम्पशन हो गया, वो इसमें नहीं आएगा। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट डिसाइड कैसे होगा, उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि कोई भी मॉन्यूमेंट जिसकी ऐतिहासिक, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक या रिलीजियस वैल्यू हो और साथ में वो स्ट्रक्चर 100 साल पुराना हो, तो उसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मान लिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं विपिन जी कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसकी ना हिस्टोरिकल वैल्यू हो, ना आर्कियोलॉजिकल वैल्यू हो, ना आर्टिस्टिक वैल्यू हो, ना रिलीजियस वैल्यू हो, वो 100 साल पुराना भी ना हो। इसमें तो हमारा आपका घर आ जाए तो हम नहीं जानते, मुझे तो लगता है इसमें सब आ जाएगा। साकला साहब, मैं इसमें आपका व्यू चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, इट वाज अ टोटल आइवॉश, ये एकदम बेवकूफ बनाने की एक कवायद थी, क्योंकि इसके बाद और इस एक्सेप्शन के बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो 1958 एक्ट उसमें डाल दिया इन्होंने, इस एक्सेप्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद ऐसी पुरानी बचेगी जिसपे ये एक्सेप्शन लागू ना हो। साकला साहब को प्लीज एक बार। जी हाँ, बिल्कुल इस पे राय बनेगी साकला साहब, क्विकली लेकिन बताइए। बहुत खूबसूरती से ये बात बोली, शायद एज अ लॉयर मैं ये नहीं बोल पाता, और ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है। जो प्रोविजियो इसमें आपने बोला कि नथिंग contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply to any place of worship referred to in this subsection which is ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by ancient अम्बेडकर साहब आपके पास archaeological sites and remains act of 1958 or any other law for the time being in force। तो इसकी जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाली, कंसिडरिंग कि वहां पे ऐसे बोला जाता है या ऐसी जगहों में कि भैया जो पार्ट स्ट्रक्चर है या जो उसका जो मेन रूम है या जो मेन जो गर्भ रूम जिसे कहा जाता है वो है, वो एंशिएंट है, वो हिस्टोरिकल है, वो 7 साल से 100 साल से पुराना है। तो ये जो इश्यूज हैं, और मैं इस चीज को ये बोलूंगा कि देखिए ये सारी की सारी जो बातें होगी, ये मैटर ऑफ ट्रायल और मैटर ऑफ एविडेंस होगी। अब मैं लॉयर वाली बात बोलूंगा क्योंकि अम्बेडकर साहब जो दोनों बोल रहे हैं वो ये बात मानेंगे कि इन सिविल सूट जो कुछ भी होगा वो मैटर ऑफ ट्रायल होगा, एविडेंस लेट करने पे होगा। चाहे आप एक्सपर्ट एविडेंस लेकर आए, चाहे आप उसको कार्बन डेटिंग करवाएं, चाहे आप पुरानी फोटोग्राफ्स लेकर आए, चाहे आप ये दिखाएं कि वहां पे कोई फोटोग्राफ है जहां वहां पे पूजा हो रही थी या श्रृंगार हो रहा था, जो भी है, और जो कुछ आप भी फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, ये सारी की सारी चीजें मटेरियल एविडेंस कहलाएंगी और ये सारी की सारी मटेरियल बियरिंग होगी एक सिविल सूट में। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है और बहुत सही है, मैं एग्री भी करता हूं, पर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आज आप 7 रूल 11 पे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ठीक है, अम्बेडकर साहब। जी 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 बोलिए बोलिए पवन जी। जी अनुपम साहब ने, भट्ट साहब
हाँ सर, आ रहा हूँ, आपका भी ले लेता हूँ, एक रिएक्शन ले लेता हूँ। पवन जी बोलिए फटाफट, क्विकली। भट्ट साहब, अनुपम जी ने ऐसा बिंदु उठाया है जिसका अब जवाब सुन लीजिए। 1936 में जो डिसीजन आया, उस डिसीजन के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1950 एक्ट, जिस एक्ट को लेकर के हवाला दे रहे हैं, मैं उसके बारे में ही बता देता हूं। ये जिस ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानवापी मस्जिद इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट आप बता रहे हैं, मैं उसको आपसे कोट करता हूं। नेशनल पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का जो हवाला दे रहे हैं, उस एक्ट के तहत ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं आती है। सबसे पहली बात ये है। इसलिए जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं 1991 की, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका जो सेक्शन है, जिस सेक्शन को अनुपम साहब ने पढ़ा, वो अप्लाई ही नहीं होता है। मैं सांकला जी से कहना चाहूंगा, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, इसको एनालाइज करिएगा कि जिस बिल्डिंग 91 मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं एक्ट के तहत ही कहूंगा। मैं किसी भी तरह से लेफ्ट राइट और आस्थाओं के आधार पर बात नहीं करूंगा। इन्होंने ये बात मानेगा कि सिविल सूट ट्रायल की बात है और ट्रायल में डिसाइड होगा। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप कोर्ट को बोलिए, ये बात को आप मान लो, ये तो हो नहीं सकता। सांकला साहब, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात जो अनुपम जी ने छेड़ी, वो इस बिल्डिंग यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उस पर अप्लाई नहीं होती। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस सेक्शन का वो हवाला दे रहे हैं आर्कियोलॉजिकल का, वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिरे से खारिज है। दूसरी बात में आप इंटरप्रिटेशन है, इस बात को अप्रिशिएट करिए। नो, इंटरप्रिटेशन नहीं है। और वही दूसरा ऑर्डर 7 रूल 11 आपके फेवर में डिसाइड हो गया होता तो पूरी ट्रायल। यस, मैं आज अभी आप मुझे क्लियरली बता दें कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दिया है, किस सेक्शन का हवाला दिया है। अगर आप पैनलिस्ट इतने सारे बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे, मुझे वो सेक्शन बता दें जिस सेक्शन के तहत ये पिटीशन, ये जो कहा गया है 711 को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेंटेनेबल नहीं रहा, वो सेक्शन अगर सांकला साहब आप बता दें तो मैं जान जाऊंगा कि वाकई में ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन डी, ऑर्डर 7 रूल 11 द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सांकला साहब सुन लीजिए ना। नो, सांकला साहब सुन लीजिए। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई क्यों नहीं होगा, वो सेक्शन आप मुझे बता दें। मैं आपको एक शॉर्ट आंसर दूं अम्बेडकर साहब, एक बात समझिए, अप्रिशिएट करिएगा, सुनिए। 7 जो मैंने बोला, और अगर आप लॉयर हैं या लॉ से वाकिफ हैं तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हजारों लाखों केसेस में ऑर्डर 7 रूल 11 फाइल करी जाती है और हजारों लाखों केसेस में ऑर्डर 7 रूल 11 डिसमिस कर दी जाती है, सिर्फ इस बाबत। देखिए अम्बेडकर साहब, ये बहस लंबी चली जाएगी, इतना समय नहीं है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ सारे तर्क आपके सही हैं, आगे और भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बात वहां तक ले जाइएगा, जो होगा वो। नो, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं ना कि आज जो फैसला आया है, जिला जज ने भावनाओं के आधार पर फैसला दे दिया है, उन्होंने सारे नियम कायदे कानून ताक पे रखे और उसका पालन नहीं किया, तो हाईकोर्ट चले जाओ। तो आप हाईकोर्ट जाइए, अप्रिशिएट करेगा, कोई गलत बात नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ ना, कोर्ट के बाहर क्यों खराब। नहीं, मेरा ये मतलब है सर कि यहाँ हम अदालत नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आपकी बात सुनी है पूरी, यहाँ पे लॉयर भी बैठे हैं, पत्रकार भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, आपकी बात सुनी, लेकिन अब उसे एंडलेसली तो नहीं कर सकते। अगर आपको इतना है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपकी भावना बता रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है वो जिला जज ने भावनाओं के आधार पर दे दिया है। उसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए भट्ट साहब, एक लाइन और जोड़ दीजिए। ये जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन से इस देश के लोगों के अंदर भावनाएं दूसरी पनप रही हैं। उन भावनाओं को किस तरह से व्यक्त, भावनाएं तो देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं अम्बेडकर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको एक बात बोलता हूं, भावनाएं तो फिर बहुत सालों से बहुत सारे लोगों की पनप रही हैं। भावना किसी एक की नहीं हो सकती, और समय काल परिस्थिति के हिसाब से आप भावना की डेफिनेशन देंगे तो वो रोज बदल जाएगी। किसी की आस्था है, किसी की भावना है, किसी का मत है, किसी का विश्वास है, ये तो सबका होता है ना, फिर ये किसी एक का कैसे हो सकता है।
भट्ट साहब ये लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक मैं लोकतंत्र के हिसाब से ही तो बात कर रहा हूं सर। मैं यही कह रहा हूं, जिस तरह से आज बयानबाजी की गई है इस ऑर्डर के बाद कि अब मथुरा के भी दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका हक है, वो ये कह रहे हैं ना कि हम वो कॉपी लेके कोर्ट पे जाएंगे। वो ये तो नहीं कह रहे कि कल से हम जाके मस्जिद में घुस जाएंगे। कॉपी बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कागज लेके कोर्ट में जाएंगे। इसका तो मकसद यही है। आप देखिए, मैं आपसे अंबेडकर साहब आखिरी में आपने जो आज के लिए कहा, लेकिन आप इस देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा, आप चलिए बाकी कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर जो ऑर्डर है ये तो किसी बस का भी चलिए ठीक है, थोड़ा और मामला चला जाएगा, कोर्ट में बातचीत होगी। 1991 के बाद भी मामला कोर्ट में चलते चलते आया और इतने सालों बाद ही तो राम मंदिर का फैसला कोर्ट में ही हुआ ना सर, जमीन पे तो नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े से तो नहीं हुआ। इसका भी हो जाएगा। अब विश्वास करें चाहे ना करें, हम आज की तारीख में इसको कह दें कि हाँ इसकी भावनाएं छोटी हैं, उसकी भावनाएं बड़ी हैं, इसकी आस्था छोटी है, उसकी बड़ी है, लड़ाने का काम है, भिड़ाने का काम है, ये चलता रहेगा हमेशा। चलिए समय आज का समाप्त हो गया, शायद इस पे आगे और भी बातचीत करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया है कि मामला सुनवाई के योग्य है। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके इर्द गिर्द अब बातचीत घूम रही है। आगे क्या होगा तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते खुले हुए हैं, शायद बातें वहीं पे तय होगी। फिलहाल आज की इस बहस में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।